वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज एवरी डे is another opportunity to create a future that you dream। यानी कि हर दिन जो है, हर एक दिन की शुरुआत जो है, आप ये सोच के कीजिए कि आज मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है कि मैं अपने सपनों का कल बना सकूं, उसके लिए मेहनत कर सकूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। सबको पता है ईवीएम्स इलेक्शंस आ रहे हैं, ईवीएम्स के ऊपर इस अपोजिशन पार्टीज जो है वो सवाल खड़े कर रही हैं। तो उसका एक सोल्यूशन जो दिख रहा है वो है वीवीपैट स्लिप्स, जिनको टैली करवाया जाए। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट सैंपल ऑफ वीवीपैट स्लिप शुड सफिस। बोल रहे हैं वेरिफिकेशन मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की जांच करना, वेरीफाई करना। ठीक है, उसको सत्यापित करना। किस चीज़ का सत्यापन करना है? स्टैटिस्टिकली, यानी कि आंकड़ों के तौर पे बहुत ज़्यादा महत्व रखने वाली सैम्पलिंग। किस चीज़ की सैम्पलिंग? वीवीपैट स्लिप्स की। ये सफिस होने चाहिए, यानी कि सफिशिएंट होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए। द इंट्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ द वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। बोल रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन, इसको कब लागू किया गया था? पहली बार इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके बारे में? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वीवीपैट। एंड एडजंक्ट सिस्टम, एंड एडजंक्ट मतलब सहायक सिस्टम, यानी कि वीवीपैट क्या है? सहायक सिस्टम है। किसके साथ अटैच्ड है? अटैच्ड टू द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम। एंड द प्रोविजन ऑफ काउंटिंग वीवीपैट टैलीज from 5 random polling booths in every assembly constituency to be matched। बोल रहे हैं और साथ में क्या प्रावधान है कि वीवीपैट को टैली करवाया जाए, मैचिंग करवाया जाए। रैंडमली कोई 5 पोलिंग बूथ सिलेक्ट किए जाए हर एक असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूंसी में रैंडमली 5 पोलिंग बूथ सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, उनमें जो वीवीपैट मैचिंग करवाई गई ईवीएम का जो वोट काउंट है उसके साथ में। हैव नॉट असॉज्ड critiques of use of EVMs in Indian elections। इसने क्या किया है? असॉज मतलब अभी तक शांत नहीं किया है। जो भी इसके विद्रोही हैं, क्रिटिक्स हैं, आलोचक हैं ईवीएम के हिंदुस्तान में इलेक्शंस के दौरान में, उन लोगों को शांत नहीं करवा पाए कि रैंडमली 5 पोलिंग बूथ सिलेक्ट कर लिए, उनमें मैचिंग करवा ली, दैट मीन्स सभी सही है, बाकी सब जगह की काउंटिंग सही हुई है। ठीक है, तो ये तरीका जो है उनको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता, उनको संतुष्ट नहीं करवा पा रहा। Some suggest the fact that the process could be more transparent if a machine audit trail। बोल रहे हैं कुछ ये सुझाव देते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये और ज़्यादा पारदर्शी हो सकती है, ट्रांसपेरेंट हो सकती है, अगर मशीन ऑडिट ट्रेल ऑफ ऑल द कमांड्स दैट आर एग्जीक्यूटेड इज़ मेंटेन्ड इन द सिस्टम। जितने भी कमांड्स दी जा रही हैं उनको मेंटेन किया जाए सिस्टम के अंदर, उनको मतलब उनका रिकॉर्ड रखा जाए, तब ये चीज़ वैलिड हो सकती है। बियॉन्ड जस्ट द वोट्स रिकॉर्डेड इन द ईवीएम्स। केवल जो वोट्स रिकॉर्ड किए गए उनकी जो रिकॉर्ड है वो ना रखा जाए, पर उसके अंदर कुछ भी आपने कमांड दी है, XYZ जो भी कमांड दी है आपने उसके अंदर, उन सब का रिकॉर्ड रखा जाए। एंड द प्रिंटेड स्लिप्स इन द वीवीपैट्स अलाउिंग फॉर एन ऑडिट टू रूल आउट एनी मैलिशियस कोड। जिसकी मदद से हम क्या कर सकें? जांच कर सकें, ऑडिट कर सकें किस चीज़ को, कि कोई भी यहाँ पे मैलिशियस यानी कि दुर्भावनापूर्ण कोड यहाँ पे फिट नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि आप बीजेपी का बटन दबाएंगे तो वो वोट कांग्रेस को चला जाएगा। ऐसा कुछ मिस कोडिंग नहीं की गई है, चालाकी नहीं की गई है, कोडिंग में कुछ एरर डालने की कोशिश नहीं की गई है। तो हर चीज़ का रिकॉर्ड होना चाहिए। This could indeed make the system more robust and be considered as an upgrade to the existing machines। तो इससे क्या होगा? इससे जो सिस्टम है ये और ज़्यादा रोबस्ट मतलब मजबूत होगा, और ये माना जाएगा कि जो अभी की मशीन्स हैं उनका अपग्रेडेड वर्जन आ चुका है।
Others suggest that the use of VVPATs has introduced potential vulnerabilities that did not exist with the standalone nature of EVMs. बोल रहे हैं दूसरे लोग वहीं दूसरी तरफ सजेस्ट करते हैं कि वीवीपैट जब से इंट्रोड्यूस किया गया है तो उससे और ज़्यादा वल्नरेबिलिटी मतलब कमज़ोरी आ गई है सिस्टम में, जो कि पहले अगर इकलौता EVM था तो उसके अंदर नहीं थी. And the technical and administrative safeguards that undergirded the legacy system. और इसके जो भी टेक्निकल पहलू थे, एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू थे, जो अभी तक इसको मजबूती दे रहे थे, सेफगार्ड कर रहे थे इस सिस्टम को, EVM को, वो ये जो वीवीपैट्स हैं उनके आने से पहले नहीं थी. मतलब उनके आने से पहले वो सिस्टम काफ़ी मजबूत था EVM का, लेकिन अब क्योंकि आपने वीवीपैट्स इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है तो इसमें कमज़ोरी आ गई है, इसमें कुछ वल्नरेबिलिटीज़ आ गई हैं, कुछ संभावनाएं उत्पन्न हो गई हैं जहाँ पे छेड़छाड़ की जा सकती है. This too could be addressed by reworking the safeguards to ensure that the VVPAT combined systems are as secure and foolproof as the standalone EVMs were. बोल रहे हैं तो इसको भी हम निपट सकते हैं, ये भी जो जिन लोगों की चिंता है ना उसको हम सुलझा सकते हैं बाय रीवर्किंग मतलब दोबारा काम करें किसके ऊपर, सेफगार्ड मतलब रक्षा, सुरक्षा, जो इनके सुरक्षा पहलू हैं, टू इंश्योर, जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो वीवीपैट है उनको अगर EVM के साथ कंबाइंड करते हैं सिस्टम में तो वो भी काफ़ी सिक्योर है और फुल प्रूफ मतलब एकदम सिक्योर है, उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता. तो ये फुल प्रूफ प्लान है एज द स्टैंड अलोन EVMs वर. जैसे कि अगर इकलौती EVMs होती तो जितना वो सिक्योर सिस्टम था उतना ही सिक्योर वीवीपैट के कॉम्बिनेशन के साथ वाला सिस्टम है. बट इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब समझ से बाहर जो चीज़ है, इज़ द क्रिटिक फ्रॉम मैनी, कि बहुत सारे लोग जो इसकी निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, वो समझ से बाहर है, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पार्टीज सच एज कांग्रेस, दैट ओनली 100% रिकाउंट ऑफ ऑल वीवीपैट्स वुड सफिस. क्या बोल रहे हैं वो, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि कांग्रेस, क्या बोल रहे हैं कि केवल 100% रिकाउंट, यानी कि वीवीपैट की जो स्लिप्स निकलती हैं उनको भी आप काउंट कीजिए टोटल, और जो वोटिंग हो रही है उसको भी काउंट कीजिए, दोनों को टैली करवाइए, तब जाके सुनिश्चित होगा ये चीज़. इंस्टेड ऑफ करेंट मेथड ऑफ सैम्पलिंग द नंबर ऑफ रिकाउंट्स, बजाय कि किसके, जो अभी का मेथड चल रहा है जिसमें सैम्पलिंग की जाती है 5 रैंडम पोलिंग बूथ से प्रत्येक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में. इन ऑर्डर टू हैव फुल ट्रांसपेरेंसी, अगर वो चाहते हैं पूरी ट्रांसपेरेंसी हो तो कांग्रेस क्या डिमांड कर रही है कि आप वीवीपैट की सभी स्लिप्स को टैली करवाइए, काउंट कीजिए, बजाय कि जो 5 रैंडम पोलिंग बूथ्स का सैम्पलिंग डेटा है उसके, तभी वो मानेंगे कि ये सिस्टम पूरा ट्रांसपेरेंट है. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ नाउ लिस्टेड अ सीरीज ऑफ पिटिशंस रिलेटेड टू दिस डिमांड. अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में काफ़ी सारी याचिकाएं आई हैं, उन्होंने उनको लिस्ट करा है, यानी कि उनकी लिस्ट तैयार करी है जो कि इसी डिमांड को रखते हैं. डिस्पाइट कैसेंड्रा-like pronouncements about malpractices and EVM hacking. कैसेंड्रा-like का मतलब क्या होता है, ये एक मेटाफर है जो उस व्यक्ति के लिए दिया जाता है जो उसकी सारी चेतावनियों को, वार्निंग्स को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, बट हकीकत में वो चीज़ होती है. तो बोल रहे हैं कि बार बार इस तरीके की चेतावनियाँ, इस तरीके की वार्निंग्स होने के बावजूद, किसके बारे में, कि भाई माल प्रैक्टिसेस, गलत तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, EVMs को हैक किया जा रहा है, इस तरीके की चेतावनियाँ देने के बावजूद There has been no proof of any actual tampering of EVM so far. अभी तक EVM की एक्चुअल में कोई टैम्परिंग मतलब हेर फेर हो, छेड़छाड़ की गई हो, इसका कोई सबूत सामने नहीं आया है. While EVMs as any machine is bound to, बोल रहे हैं, और वहीं जैसे कि EVMs जैसे कि और कोई भी मशीन जो है वो करने के लिए
निर्भर होती है, करने के लिए बाध्य होती है, हैव सफर्ड ग्लिचेस। तो उसमें भी कुछ ग्लिचेस आए हैं, ग्लिचेस यानी कि तकनीकी खराबियां आई हैं। एंड प्रॉम्प्टली बीन रिप्लेस्ड इन द इवेंट ऑफ मशीन फेलियर्स, और उनको तुरंत ही रिप्लेस कर दिया गया है। अगर कहीं पे भी मशीन फेल हुई है काम करने में तो उनको तुरंत ही रिप्लेस भी कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि भाई ईवीएम एक ऐसी मशीन बना ली हमने जिसमें कोई एरर नहीं आ सकता। हाँ, ये ज़रूर कहा जा रहा है कि इसको हैक नहीं किया जा सकता, वहीं ऑपोजिशन कह रहे हैं कि इनको बड़ी आसानी से हैक किया जा सकता है। लेकिन फेलियर इसमें होते हैं, टेक्निकल ग्लिचेस इसमें आते हैं जिससे कोई भी परहेज़ नहीं कर रहा, मना नहीं कर रहा, और जब भी ऐसी कुछ चीज़ होती है तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है इमीडिएटली। द क्रिटिक दैट दे आर प्रोन टू हैकिंग और मैनिपुलेशन डिस्पाइट द एग्जिस्टिंग टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स हैज़ नॉट बीन मेड विद एनी एक्चुअल प्रूफ। तो बोल रहे हैं ये जो उनकी आलोचना हो रही है ईवीएम्स की कि भाई ईवीएम्स को हैक कर सकते हैं, इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं अलग से, और फिर जो भी वोट दूसरी पार्टी को जाएंगे वो कोडिंग के ज़रिए ऑपोजिशन को मिल जाएंगे या सत्ताधारी पार्टी को मिल जाएंगे। इस तरीके के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो भी कब, जब इतना एडवांस टेक्निकल सिस्टम यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड यहाँ पे लगे हुए हैं, तो इनका कोई प्रूफ नहीं है अभी तक। आरोप तो लगा रहे हैं बट सबूत कहाँ है, तो कोई सबूत नहीं है। ठीक है। The sample counting of VVPATs across both the general election in 2019 and several other assembly elections, for instance, बोल रहे हैं जो सैम्पल काउंटिंग हुई वीवीपैट की दोनों जनरल इलेक्शंस में 2019 में और कुछ और असेंबली इलेक्शंस में, उदाहरण के तौर पे, which allow the voter to confirm whether the mandate matches the choice made on the EVM। जिससे क्या होता है, वोटर को ये कन्फर्मेशन मिल जाता है कि भाई जो जनमत आया है ईवीएम के द्वारा क्या वही जनमत वीवीपैट्स में भी आया है। have shown that the mismatch between the VVPAT recount and EVM count has been minuscule। बोल रहे हैं कि जो इसमें ये दर्शाया गया कि वीवीपैट को दोबारा काउंट करने में, वीवीपैट की काउंटिंग होने में और ईवीएम की काउंटिंग होने में जो मिसमैच है वो बहुत ही तुच्छ सा है, बहुत ही थोड़ी मात्रा में सूक्ष्म है। माइनस्कुल मतलब बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटा सा है। एंड आउटपुट ऑफ ट्रिवियल एरर सच एज नॉन डिलीशन ऑफ मॉक पोल्स इन दी मशीन बिफोर द वोटिंग प्रोसेस। बोल रहे हैं कि जो कि किस चीज़ का आउटकम हो सकता है, छोटे छोटे एरर, छोटी छोटी गलतियों का, मामूली गलतियों का आउटकम हो सकता है, रिजल्ट हो सकता है। अब गलतियाँ कैसी हैं, जैसे कि मान लो मॉक पोल्स करवाए गए कि हाँ ईवीएम अच्छी चल रही है नहीं चल रही है, उसको जांचने के लिए आपने मॉक टेस्ट जैसे आप देते हो ना वैसे मॉक पोल करे और उसका डेटा आपने डिलीट नहीं किया, तो वो क्या हो गया, थोड़ा सा मिसमैचिंग हो गई। जब आप वीवीपैट काउंट करो और मान लो जिस मशीन में आपने डेटा डिलीट नहीं किया है वही मशीन कोइंसिडेंस आ गई उन पोलिंग बूथ्स के अंदर जिनकी रैंडम सैम्पलिंग करनी है, तो हो सकता है कि वहाँ पे डेटा मिसमैच हो जाए, राइट, क्योंकि वो डेटा पुराना वाला तो डिलीट हुआ नहीं। और एरर्स इन मैनुअल रिकॉर्डिंग ऑफ द फाइनल काउंट फ्रॉम द मशीन, और ये भी हो सकता है कि जो फाइनल काउंट है मशीन का, अंततः जो रिज़ल्ट है उसको मैनुअली जब आपने काउंट कर रहे हैं, मैनुअली जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ गलती हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटी तो है ह्यूमन एरर। जब तक ह्यूमन इन्वॉल्व हैं, ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व हैं, तब तक ह्यूमन एरर होना पॉसिबल है, संभावना है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। An increase in the recount sample to make it more statistically significant। बोल रहे हैं कि ये कर सकते हैं कि जो सैम्पल है, अभी 5 पोलिंग बूथ्स की सैम्पलिंग हो रही है, 10 की करवा लो, 12 की करवा लो, तो ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा, ज़्यादा सहयोगी होगा, लेकिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। by making the selected number of assemblies specific to each state union territory based on the size of province। और क्या कर सकते हैं कि कितने पोलिंग बूथ्स का डेटा हमने सैम्पल करना है, तो बोल रहे हैं कि हर एक स्टेट के अकॉर्डिंग आप उसको, हर एक यूनियन टेरिटरी के अकॉर्डिंग उसका साइज़ आप कम ज़्यादा कर लो, या फिर और सिंपली टू इंक्रीज द रिकाउंट sample in seats where the margin of victory is narrow।
या फिर आप सीधे तौर पे ये काम कर लो कि जहाँ पे विक्ट्री में यानी कि जीत का अंतर बहुत कम है वहाँ पे आप सैम्पलिंग का रिकाउंट बढ़ा लो, ठीक है। यानी कि पहले उसके लिए आपको रिजल्ट करना पड़ेगा और दोबारा से सैम्पलिंग करनी पड़ेगी, राइट। से लेस देन 1% ऑफ ओवरऑल वोट्स, मान लो कि ओवरऑल 100 वोट्स काउंट हुए हैं, ठीक है, 100 वोट्स पड़े हैं, तो 100 वोट्स का 1% से भी अगर कम उनमें मार्जिन है ना, अंतर है दोनों के बीच में, 2 कैंडिडेट्स हैं, 3 कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जो जीता है उसके और जो हारने वाले कैंडिडेट के बीच में जितना अगर 1% से कम मार्जिन है तो अब वहाँ पे सैम्पलिंग का डेटा बढ़ा लो, ठीक है। यानी कि 5 पोलिंग बूथ्स की बजाय वहाँ पे आप 6 पोलिंग बूथ्स का 7, 8, 9, 10 जितने भी हो सकते हैं पॉसिबल आप कर लो। कुड बी द सोल्यूशन, ये सोल्यूशन सही है, बट टू इंसिस्ट ऑन अ फुल रिकाउंट सीम्स एन ओवरकिल एंड अ क्लियर लैक ऑफ ट्रस्ट इन द ईवीएम इटसेल्फ। लेकिन अब सीधे तौर पे पूरी की पूरी वीवीपैट को रिकाउंट करने के लिए बोल रहे हैं, वो जो कि देख मतलब थोड़ा ओवर लगता है, ज़्यादा लगता है, इतना डिमांड सही नहीं है और क्लियरली दर्शाता है कि आपको ईवीएम के ऊपर ही भरोसा नहीं है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं राइटर। दैट्स ऑल, पैसेज में इतना ही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि what is the primary concern raised by critics regarding the use of electronics voting machines। बोल रहे हैं कि मुख्य कंसर्न क्या है जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और वीवीपैट्स के बीच में इंडियन इलेक्शंस में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उस पर मुख्य कंसर्न क्या खड़ा किया गया है राइटर द्वारा, क्रिटिक्स द्वारा, सॉरी। तो क्रिटिक्स ये तर्क देते हैं कि इसमें वोटिंग प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, मैनिपुलेशंस के चांसेस ज़्यादा हैं, यहाँ पे एरर्स के साथ चांसेस ज़्यादा हैं और कोई भी अपने हिसाब से इसको मैनिपुलेट कर सकता है। क्रिटिक्स argue that the use of EVMs and VVPATs has made the voting process less transparent, यानी कि ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो गई है, and more susceptible to manipulate due to lack of the machine audit trail, क्योंकि machine audit trail जो है वो नहीं है यहाँ पे, इसलिए manipulation के chances ज़्यादा हैं। For all commands executed during the voting process, तो वोटिंग प्रोसेस के दौरान में क्या कमांड दी गई है मशीन को, कहीं उसको ऐसी कमांड तो नहीं दी गई कि आप वो बीजेपी को वोट डालें वो आम आदमी पार्टी को चला जाए, या फिर आम आदमी पार्टी को वोट डालें तो वो कांग्रेस को चला जाए, कोई ऐसी कमांड तो नहीं दी गई है, राइट। तो वो चीज़ क्योंकि उसका कोई डेटा नहीं है, उसको कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो हम पता नहीं लगा सकते, ये आलोचक कहते हैं। सो बिल्कुल करेक्ट है ये चीज़, यही तर्क दिया गया है पैसेज में। क्रिटिक्स आर कंसर्न दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ वीवीपैट्स हैज़ एलिमिनेटेड द नीड फॉर ईवीएम्स ऑल टुगेदर। तो ऐसा तो है नहीं, वीवीपैट तो लगती ही ईवीएम के साथ में, वीवीपैट्स के आने से ईवीएम की ज़रूरत थोड़ी ख़त्म हो गई है, वीवीपैट एक सहयोगी है ईवीएम का। सो ये इनकरेक्ट हो जाता है। Critics believe that the use of EVMs and VVPATs have significantly improved the transparency and accuracy of voting process। बिल्कुल गलत है, वो कह रहे हैं वीवीपैट के आने के बाद में इसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर ज़्यादा सवाल खड़े उठ रहे हैं, तो इनकरेक्ट है। सो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। What is the critique of the current method of verifying VVPAT tallies in Indian elections as described in the passage। बोल रहे हैं कि करंट मेथड जो है वेरीफाइंग वीवीपैट टैलीज को वेरीफाई करने का इंडियन इलेक्शंस में, उसके बारे में क्रिटिक क्या कहते हैं, क्या उनका तर्क है। तो वो ये कहते हैं कि काफ़ी नहीं है, वो 100% रिकाउंट की डिमांड कर रहे हैं, राइट। चलिए देखते हैं। द क्रिटिक इज़ दैट the current method of verifying a statistically significant sample of VVPAT slips is sufficient। तो ये तो इनकरेक्ट है, वो इसको sufficient तो मान ही नहीं रहे, है ना।
The critique is that the verification of VVPAT tallies from only 5 random polling booths in every assembly constituency is inadequate, कि वो नाकाफ़ी है, and that a 100% recount of all VVPATs is necessary for full transparency. बिल्कुल correct, option B is correct. The critique is that the use of VVPATs has made the voting process too transparent. बहुत ज़्यादा पारदर्शी कर दिया है इसने, incorrect है. The critique is that Supreme Court of India has been too lenient in its approach to demands of 100% recount of VVPATs, thereby undermining the integrity of election process. बिल्कुल इनकरेक्ट है. सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर अभी हस्तक्षेप नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने अभी केवल लिस्ट तैयार करी है ऐसी डिमांड्स की. अब उनके ऊपर वो डिस्कशन करेंगे, शायद फैसला लाएंगे कुछ, लेकिन अभी के लिए ऐसा नहीं है कि उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया है, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है. What is the tone of the line? अब एक लाइन दी गई है, इसकी टोन. अब tone of the passage and tone of any given particular line are two different things. हो सकता है जिस लाइन का जिक्र किया गया हो उसमें कुछ पॉजिटिविटी हो, कुछ अच्छी चीज़ हो, लेकिन पैसेज की ओवरऑल टोन जो है वो नेगेटिव हो. ठीक है, पॉसिबिलिटी है. ये हो सकता है कि जो आप लाइन देख रहे हैं वो लाइन की टोन ऑप्टिमिस्टिक हो, बाकी पूरे पैसेज की टोन एनालिटिकल हो. तो दोनों चीज़ों में कंफ्यूज या मिक्सअप मत होइएगा. ठीक है. An increase in the recount sample to make it more statistically significant by making the selected number of assemblies specific to each state union territory based on the size of the province. बोल रहे हैं कि बढ़ोतरी कर लो पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी में पर्टिकुलर असेंबली के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर लो सैम्पल डेटा. ठीक है. या फिर और simply to increase the recount sample in seats where the margin of victory is narrow. या फिर जहाँ पे विक्ट्री का अंतर जो है, जीत का अंतर जो है 1% से कम है, वहाँ पे सैम्पलिंग ज़्यादा बढ़ा लो. ठीक है. तो ये क्या है, ये सुझाव हैं, सजेशंस हैं. ठीक है. सजेशंस हैं तो क्रिटिकल नहीं है, इनडिफरेंट नहीं है, पेसिमिस्टिक नहीं है, क्या है, सजेस्टिव. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. What is the main theme of the passage? Passage की main theme क्या है? The passage primarily discusses the technique and administrative safeguards of the EVMs and the absence of proof regarding their tampering. बोल रहे हैं कि ये प्राइमरली डिस्कस करता है कि भाई कितना टेक्निकली और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफ है EVM और इसमें कोई भी जो अभी तक टैम्परिंग का सबूत नहीं मिला है, तो इसके बारे में डिस्कशन नहीं करता. जो क्रिटिक्स इसको क्रिटिसाइज करते हैं सैम्पलिंग डेटा जो है वो बढ़ाने की या 100% रिकाउंट की डिमांड की जा रही है ट्रांसपेरेंसी का हवाला देते हुए, उसके ऊपर ये चर्चा करता है. ठीक है. The passage focuses on criticism surrounding the use of VVPATs in the Indian elections and the debate over the necessity of 100% recount for the transparency. Option B is correct. What can be inferred about the critics' perspective on the transparency and security of the EVM VVPAT system? ये critics का क्या opinion है, उनका क्या नज़रिया है जो VVPAT और EVM के combined system की transparency है उसके बारे में. Some critics believe that maintaining a machine audit trail of all commands executed in the system could enhance transparency and security. करेक्ट है ये चीज़. कुछ क्रिटिक्स का दावा यही है ना कि भाई अगर हम जो उस टाइम पे क्या आपने उसको कोड दिया है, क्या कमांड दिया है, अगर उसका भी ऑडिट ट्रेल हो, उसका भी रिकॉर्ड हो, तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा सिस्टम, ज़्यादा सिक्योर होगा सिस्टम. करेक्ट है ये चीज़. सो फर्स्ट पार्ट इज़ करेक्ट. Critics unanimously agree that the current VVPAT tally counting method from random polling booths is sufficient for ensuring transparency. Incorrect है. क्रिटिक बोलते हैं कि भाई 100% रिकाउंटिंग चाहिए, 100% टैली चाहिए. ये सैम्पलिंग वाला सिस्टम हमें मंजूर नहीं है, उसमें भी छेड़छाड़ कर सकते हैं. ठीक है. There is a consensus among critics that only 100% recount of all VVPATs can guarantee full transparency and eliminate any doubts about the integrity of the election process. बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन 3 is correct. यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट. फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन डी बोथ 1 and 3 आर करेक्ट. I play cricket in my childhood with my sister. अब देखो स्टेटमेंट जो है उसमें वो बोल रहा है कि मैं बचपन में
तो अब बचपन यानी कि पास्ट की घटना है, पास्ट की घटना है यानी कि प्ले जो है, वर्ब जो है वो किस फॉर्म में आएगा, पास्ट टेंस में आएगा। तो प्ले है, प्ले से हमारा प्रेजेंट टेंस में है, आई प्ले क्रिकेट। लेकिन इन माई चाइल्डहुड, बचपन में खेलता था अपनी बहन के साथ में, तो पास्ट में आ जाएगा आई प्लेड क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड विद माई सिस्टर। एरर कहाँ है, प्ले में एरर है, यहाँ पे आई प्ले। अनाउंस्ड, अनाउंस मतलब घोषणा करना, किसी चीज़ का डिक्लेरेशन करना, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा, एस्ट्रेंज, एस्ट्रेंज मतलब दूर हो जाना किसी चीज़ से, है ना, अलग हो जाना। डिक्लेयर मतलब घोषणा करना, सीक्रेट मतलब गुप्त रखना, हाइड मतलब छिपाना, हिड मतलब छिपाना। सो ऑप्शन बी डिक्लेयर्ड इज करेक्ट। क्रुक्ड, क्रुक्ड का मतलब होता है कपटी, छल कपट करने वाला। सिनोनिम क्या हो जाएगा, एडमरेबल, एडमरेबल मतलब कोई व्यक्ति जिसकी आप प्रशंसा करते हो, जो प्रशंसनीय हो। टेकन मतलब लिया हुआ। ट्विस्टेड मुड़ा हुआ। टोस्टेड, टोस्टेड मतलब सेंकना। तो यहाँ पे ट्विस्टेड का देखो, कोई व्यक्ति छल कपट करने वाला चालाक है तो उसको भी ट्विस्टेड बोला जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन सी ट्विस्टेड इज करेक्ट। The 95th Academy Awards on March 13 बोल रहे हैं, 95th Academy Awards हुए कब, मार्च 13 को हुए। The Elephant Whisperers मूवी का नाम है, अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट किसके बारे में है, एक डॉक्यूमेंट्री है एलिफेंट विस्परर्स, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री है किसके बारे में, डैश, अब आगे पता नहीं। काफ बाय अ ट्राइबल कपल, एक बछड़े को, किसी चीज़ का बच्चा जो होता है उसको काफ बोला जाता है, ठीक है। गाय के बछड़े को बोला जाता है काफ, भैंस के बछड़े को, तो वो बछड़े की बात कर रहे हैं, किसी चीज़ के बच्चे की। ट्राइबल कपल, एक ट्राइबल लोग थे, वो कपल था हस्बैंड वाइफ, उन्होंने कैसे उसको वन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, इसने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट अवार्ड जीता है एट द रेजिंग ऑफ एन ऑर्फन एलिफेंट। अब ऑर्फन एलिफेंट काफ, पता चल गया एलिफेंट के बच्चे की बात हो रही है, यानी कि द एलिफेंट विस्परर्स वाला जो पार्ट है ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। अबाउट किसके बारे में है, रेजिंग पालना, किसके पालना, ऑफ एन ऑर्फन एलिफेंट यानी कि अनाथ हो चुका एलिफेंट के बच्चे का, बाय अ ट्राइबल कपल वन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट अवार्ड एट, कहाँ पे मिला उनको ये अवार्ड, 95th अकेडमी अवार्ड्स में, ठीक है। तो हमें पता चल गया द एलिफेंट विस्परर से स्टार्ट होगा, 95th अकेडमी अवार्ड से नहीं स्टार्ट होगा, द रेजिंग से नहीं स्टार्ट होगा। द एलिफेंट विस्परर्स अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट एट 95th, अबाउट तो किसके बारे में है वो बताना है ना, बचा क्या, डी। द एलिफेंट विस्परर्स अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट द रेजिंग ऑफ एन ऑर्फन्ड एलिफेंट काफ by a tribal couple won the best documentary award at the 95th Academy Awards on March 13. Option D is correct. She wanted to make sure to take all on board before making the final decision, यानी कि वो ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि इससे पहले कि वो किसी नतीजे पे पहुँचे, कुछ डिसीजन ले, उस सारी चीज़ों को समझ ले। टेक ऑल ऑन बोर्ड मतलब समझना, अच्छे से अंडरस्टैंड करना। टू इग्नोर एवरीवन्स ओपिनियन, कि हर किसी का जो भी नज़रिया है उसको इग्नोर कर देना। टू अंडरस्टैंड कम्प्लीटली, ऑप्शन बी इज करेक्ट। टू बी स्टबन, जिद्दी, स्टबन जिद्दी को बोला जाता है। टू रिफ्यूज अ प्रपोजल, किसी प्रपोजल को मना कर देना। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। पैराजंबल का क्वेश्चन है, 1 और 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके बीच में ABCD को रीअरेंज करना है। इन अ रियलिटी शो, एक रियलिटी शो की बात कर रहे हैं जिसका नाम है फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स। इसमें सीमा तपारिया ऑफ द सीरीज इंडियन मैच मेकिंग सीरीज की सीमा तपारिया was asked about the possibility of matching for queer couples। उनसे सवाल पूछा गया कि क्या queer couples कौन होते हैं, LGBTQ कम्युनिटी जो होती है उसके जो जोड़े हैं उनके लिए क्या संभावना है मैचिंग के लिए, क्या आप उनके लिए मैच मेकिंग करेंगे, ऐसा कुछ सवाल पूछा होगा उनका। तो अब सवाल पूछा है उसी में जवाब आएगा, राइट।
हर केयरफुल रिप्लाई वॉज, उसका बहुत सोचा समझा हुआ सावधानी पूर्वक जो जवाब आया वो क्या था, शी इज़ नॉट डूइंग दैट राइट नाउ बिकॉज, कि वो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए ये चीज़ नहीं कर रही हैं, क्योंकि अब कुछ कारण दिया है उन्होंने। हो सकता है वो कारण ये हो कि अभी यहाँ पे इतना स्कोप नहीं है, हमारी सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं करा, हमारे यहाँ पे कानून नहीं है, तो कुछ उनने कारण दिया उसका। इवन एज सीज़न 3 ऑफ हर शो ड्रॉप्ड, बोल रहे हैं कि उनका सीज़न 3 जो है वो ड्रॉप हुआ, शो का सीज़न 3 ड्रॉप हुआ, द सुप्रीम कोर्ट बिगैन हियरिंग द केस फॉर मैरिज इक्वलिटी विद इन द एम्बिट ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट। तो उसी दौरान में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी। किस चीज़ की सुनवाई शुरू कर दी? केसेस की, कि क्या हम मैरिज इक्वालिटी दे सकते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, उसके अंतर्गत, उसके दायरे के अंदर हम क्वेयर कपल को मैरिज इक्वालिटी यानी कि मैरिज का अधिकार दे सकते हैं, बराबरी का अधिकार दे सकते हैं। तो उसकी सुनवाई शुरू कर दी। इट इज़ नॉट अलाउड इन इंडिया। अब ये बिकॉज का हो सकता है कि क्योंकि वो हिंदुस्तान में अलाउड नहीं है, एंड शी विल नॉट कमिट टू टेकिंग ऑन क्वेयर क्लाइंट्स व्हेन इट इज़, बोल रहे हैं। और जब हो भी जाएगा अलाउ, तब भी वो क्वेयर कपल्स को क्लाइंट्स लेंगी, उनके लिए मैच मेकिंग वाला काम करेंगी, इस बात का वो कमिटमेंट नहीं दे सकती। तो हमें एक चीज़ पता चल गई कि ए के बाद में सी जुड़ा हुआ है, ए के बाद में सी आएगा। और हमें एक और चीज़ पता है कि जो ए स्टेटमेंट है वो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि सवाल उनसे पूछा गया था कि क्या आप ये करेंगी, उसका जवाब उन्होंने दिया है। तो सवाल का जवाब जो है वही उसके आगे लिंक्ड होगा, यानी कि 1 के बाद में ए आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डी आ रहा है, सी आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सी ए से पहले आ रहा है, यहाँ पे भी सी ए से पहले रहा, ए और सी के बीच में बी आ रहा है। इनकरेक्ट हो गया, बच गया ऑप्शन सी, ए सी बी डी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इफ द कोर्ट रूल्स इन फेवर ऑफ एक्सपैंडिंग द डेफिनेशन ऑफ मैरिज बियॉन्ड दैट ऑफ द यूनियन बिटवीन बायोलॉजिकल मैन एंड वुमेन, मिस Taparia's response leaves enough room for ambiguity for legal rights do not automatically, बोल रहे हैं कि अगर कोर्ट उनके पक्ष में, क्वेयर कपल्स के, LGBTQ कम्युनिटी के पक्ष में फैसला देता है, तो भी वो विस्तार करने को तैयार है। मैरिज जो है वो बियॉन्ड बायोलॉजिकल मेन एंड वुमेन के बीच में ना रह के उससे आगे भी बढ़ सकता है। इस चीज़ का विस्तार करने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट तैयार हो जाता है, फैसला ऐसा उनके पक्ष में आ जाता है, तो भी जो मिसेस तपारिया हैं उनका जो जवाब है वो काफ़ी ज़्यादा रूम मतलब जगह बना देता है, डाउटफुलनेस पैदा कर देता है, अनिश्चितता पैदा कर देता है। क्या अनिश्चितता? कि लीगल राइट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट टू सोशल सैंक्शंस, यानी कि आपको कानूनी अधिकार मिल गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि समाज भी एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द आर्ग्यूमेंट्स इन द कोर्ट रूम्स एंड बियॉन्ड इलस्ट्रेट। और कोर्ट रूम्स में, कोर्ट के अंदर भी यही तर्क दिया जाता है कि हमारा समाज जो है वो अभी इतना डेवलप नहीं हुआ कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, यही तर्क वहाँ पे दिया जाता है। सो ऑप्शन सी, ए सी बी डी इज करेक्ट। On April 20, 2023, the Indian Space Research Organization (ISRO) released the Indian Space Policy 2023 that had been in the works for some year. 20 अप्रैल 2023 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 रिलीज़ करा, जो कि पिछले काफ़ी सालों से जिसके ऊपर काम चल रहा था। जस्ट प्रिसीडिंग दिस मतलब किसी चीज़ को रेफ़र किया जा रहा हो। दिस राइटर रोड द आर्टिकल, इससे जस्ट पहले इस राइटर ने एक आर्टिकल लिखा था, अवेटिंग लिफ्ट ऑफ इनटू द सेकंड स्पेस एज। बोल रहे हैं कि किस चीज़ लिफ्ट ऑफ मतलब ऊपर चढ़ना, ऊपर जाने की वेट कर रहे हैं, यानी कि उसका इंतज़ार कर रहे हैं सेकंड स्पेस एज में। ये कब लिखा था उन्होंने? April 10, 2023, यानी कि जो 20 अप्रैल वाली घटना है उससे पहले वाली बात हो रही है ये। ठीक है, विच सेड दैट India's modest entry into the first space age followed by its many gains should be used to help the country tap the vast potential in the second space age। बोल रहे हैं जिसका
आइडिया क्या था, जो उन्होंने आर्टिकल लिखा था उसमें उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जो पहला दौर था, पहला युग था स्पेस एज का, चांद के मिशन किए जा रहे थे, लॉन्चेस किए जा रहे थे, सैटेलाइट्स भेजे जा रहे थे, तो वो जो पहला एज था उसमें हमने, हालांकि उसमें इंडिया की एंट्री जो है मॉडेस्ट थी, मतलब कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया था, शुरुआत धीमी थी, ठीक है, लेकिन उस दौर में हमने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल करी, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने हासिल करी, जिनको हम बेस बना के अपना जो सेकंड स्पेस एज है, यानी कि दूसरा दौर जो शुरू हुआ है हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशन का, उसको और ज़्यादा हम विस्तार कर सकते हैं, और ज़्यादा पोटेंशियल हम दिखा सकते हैं, जहाँ पे उन एरियाज़ को हम टैप करें जहाँ पे और ज़्यादा संभावनाएं हैं। द डॉक्यूमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड पॉजिटिवली बाय द इंडस्ट्री, और ये जो डॉक्यूमेंट था ये पूरी इंडस्ट्री द्वारा पॉजिटिवली, यानी कि इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हाउएवर इट नीड्स टू फॉलोड अप with suitable legislation accompanied by clear rules and regulation। हालांकि इसके बाद में सब कुछ संवैधानिक कदम उठाने पड़ेंगे, ठीक है, और इसके बाद उसके अलावा साथ में क्या करना पड़ेगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। अब किस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, जो इंडियन स्पेस पॉलिसी वाला डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ उसकी बात कर रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट हमारा तो स्टेटमेंट जो है वो पी है, ये तो पता चल गया क्योंकि 20 अप्रैल को एक घटना हुई, उसी से प्रिसीडिंग दिस, इससे पहले बता रहे हैं, इससे पहले 10 अप्रैल को उन्होंने आर्टिकल लिखा था, तो यानी कि पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। ऑप्शन बी में पी है, ऑप्शन डी में पी है, सी और ए एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके बाद में सेकेंड जो स्टेटमेंट आएगा वो आएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसको पॉजिटिवली, यानी कि अच्छा रिस्पॉन्स मिला है पूरी इंडस्ट्री से, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं हालांकि केवल इतना काफ़ी नहीं है, इसके बाद में हमें इसके ऊपर कानून लाना पड़ेगा, और उसके बाद में हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस स्थापित करने पड़ेंगे। और फाइनल हो गया कि इस रिलीज से जस्ट पहले इस आर्टिकल के राइटर ने एक और आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने बोला था कि हमारा जो पिछला पहला युग था, पहला दौर था स्पेस एक्सप्लोरेशन का, उसमें हमने बहुत अच्छी चीज़ें अचीव करी हैं, तो हमें उनको आधार बना के अपना जो ये दूसरा दौर शुरू हो रहा है इसमें उन एरियाज़ को टैप करना चाहिए, उन एरियाज़ की तरफ जाना चाहिए जिनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अरेंजमेंट क्या बन गया, PRSQ ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। No other event save the fall of Dhaka in 1971 did more for India's self-esteem and its place in the world। उन्हें कोई भी और घटना हम अगर छोड़ दें, ढाका में जो हुआ, ढाका में जो घटना हुई 1971 में, उसको छोड़ दें तो उसके अलावा और कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई है जिसने हिंदुस्तान की सेल्फ इस्टीम को प्रेरित किया है, प्रोत्साहित किया है, और दुनिया में हमारी जो जगह है उसको प्रोत्साहित किया है। एंड नो अदर पॉलिसी डिसीजन हैड ग्रेटर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इट्स नेशनल सिक्योरिटी। और इससे पहले ऐसा कोई पॉलिसी डिसीजन, ऐसा कोई पॉलिसी भी नहीं बनाई गई, ऐसा कोई फैसला भी नहीं लिया गया जिसने हमारे देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाया हो या उसके ऊपर कुछ प्रभाव छोड़े हो, ठीक है। इन द प्रीवियस 2 decades, पिछले 2 दशकों में, द मिलिट्री एस्पेक्ट ऑफ India's nuclear policy and program were shrouded in a veil of ambiguity and opaqueness। बोल रहे हैं कि पिछले 2 दशक में जो मिलिट्री एस्पेक्ट्स है, मिलिट्री का जो इंडिया के मिलिट्री प्रोस्पेक्ट्स जो है, मिलिट्री संभावनाएं जो हैं इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम की, न्यूक्लियर पॉलिसी या प्रोग्राम की, जिनको कभी भी श्राउडेड मतलब छुपा के रखा हो, पर्दे के पीछे छुपा के रखा हो। पर्दा किस चीज़ का, एम्बिग्विटी यानी कि अनक्लियरनेस, यानी कि कुछ क्लैरिटी नहीं है, ओपेकनेस अपारदर्शिता, ठीक है, इसके बीच में पीछे छुपा के रखा हो। 25 years ago, 25 साल पहले, on May 11 and 13, 1998, India carved out a new future for itself। 25 साल पहले मई 11 और 13 को 1998 के हिंदुस्तान ने अपने लिए एक नया भविष्य निर्माण किया। There had been little reliable information since May 18, 1974, the day India conducted its first nuclear test and termed it
अ पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कि बहुत कम भरोसेमंद इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है मई 18 1974 के बाद से लेके जिस दिन, अब ये कौन सा दिन है, जिस दिन हिंदुस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था और इसको एक शांतिपूर्ण न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बताया था। अब कहानी की शुरुआत होती है आज से 20 साल पहले, ठीक है। आप ऐसे किसी कहानी की शुरुआत करें, दैट मीन्स वो 25 ईयर्स अगो वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा कि आज से 25 साल पहले एक ऐसी घटना हुई थी जब हिंदुस्तान ने अपने लिए एक अलग भविष्य लिखना शुरू किया था। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट होगा कि इसके अलावा और कोई भी घटना ऐसी नहीं है, केवल ढाका में जो 1971 में हुआ था उसके अलावा, जहाँ पे हिंदुस्तान की सेल्फ इस्टीम और उसकी जो छवि है दुनिया की नज़रों में, उसके ऊपर कुछ फैसले लिए गए होंगे और कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी जिसकी वजह से देश की सुरक्षा को कभी खतरा हुआ हो या उसके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ा हो, ठीक है। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। बोल रहे हैं इससे पिछले 2 दशक में, इन प्रीवियस 2 डेकेड्स, पिछले 2 दशक में हिंदुस्तान के मिलिट्री एस्पेक्ट्स जो है, संभावनाएं जो हैं ऑफ इंडिया के न्यूक्लियर पॉलिसी प्रोग्राम के लिए, उनको पर्दे के पीछे छुपा के रखा गया, अनक्लैरिटी के पर्दे के पीछे, अपारदर्शिता के पर्दे के पीछे छुपा के रखा गया। देयर हैड बीन, कोई भरोसेमंद इंफॉर्मेशन नहीं अब मिली है 18 मई 1974 के बाद से लेके, जहाँ पे हिंदुस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था, ठीक है। उसके बाद से कोई भरोसेमंद इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। सो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है RPQS, RPQS, ऑप्शन ए इज करेक्ट। The social fabric of Tamil Nadu, widely acknowledged as a progressive state, is put to severe strain every now and then. जो सामाजिक दायरा है, सामाजिक जो चादर है तमिलनाडु की, जिसको वाइडली बहुत ज़्यादा लोग क्या मानते हैं, एक्नॉलेज एज प्रोग्रेसिव स्टेट, तमिलनाडु को एक प्रोग्रेसिव स्टेट यानी कि विकासशील और अच्छी उभरी हुई सोच रखने वाला स्टेट माना जाता है, उसके ऊपर हमेशा पुट टू सीवियर स्ट्रेन, इसका मतलब क्या होता है, उसकी परीक्षा ली जाती है, कभी हर थोड़े बहुत समय के बाद में उसकी परीक्षा ली जाती है बाय अपालिंग एक्ट्स ऑफ एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट दलित। बहुत खराब जो कुछ कृत्य होते हैं, दुष्कर्म होते हैं दलित्स के अगेंस्ट में, उनके ज़रिए ये कितना प्रोग्रेसिव है ये स्टेट, वो सामने आ जाता है। अ 1 मैन कमीशन, एक आदमी का कमीशन बनाया गया, appointed by the Madras High Court, has also begun a parallel inquiry. उसने भी एक पैरेलल साथ के साथ में इंक्वायरी स्टार्ट कर दी। अब कुछ घटना हुई होगी जिसमें पहले कोई इंक्वायरी चली होगी, तभी हमने ऑल्सो वर्ड का इस्तेमाल किया है, यानी कि क्यू हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, लेकिन पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक जेनरिक स्टेटमेंट बताई जा रही है कि तमिलनाडु में उसको प्रोग्रेसिव स्टेट बताया जाता है, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिससे उसके प्रोग्रेसिव होने के ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं। Even nearly 4 months after the state's premier investigation agency, CBI, Crime Branch Criminal Investigation Department, CBCID, began its investigation, बोल रहे हैं 4 महीने हो चुके हैं जब स्टेट की प्रीमियर, सबसे प्रमुख इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्राइम ब्रांच क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। द मोस्ट रीसेंट ऑफ सच केसेस, ऐसे केसेस में सबसे रीसेंट केस कौन सा है, द डंपिंग ऑफ ह्यूमन फेसेस इन अ ओवरहेड टैंक दैट सप्लाइड ड्रिंकिंग वाटर टू दलित फैमिलीज एट वेंगावयल इन पुडुकोटाई डिस्ट्रिक्ट रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड। क्या किया गया, जो ह्यूमन वेस्ट है, ह्यूमन सिक्रीट्स हैं, वो वहाँ पे डंप कर दिए गए। कहाँ पे डंप कर दिए गए, जो ओवरहेड टैंक्स होते हैं जिनके ज़रिए दलित फैमिलीज़ को पीने का पानी मुहैया करवाया जाता है, और जगह का नाम बताया है वेंगई वयाल इन पुडुकोटाई डिस्ट्रिक्ट। वो मिस्ट्री जो है वो अभी तक सुलझी नहीं है। तो ऐसा कौन सा केस जो दलित्स के अगेंस्ट में दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हीं में से एक केस। तो पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, एस हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है, ठीक है। तो पी देखो फर्स्ट स्टेटमेंट बी में आ रहा है और डी में आ रहा है, राइट। तो सी और ए हो गया एलिमिनेट। अब पी के बाद में एस हमारा
सेकेंड स्टेटमेंट है। तो ये हो गया सेकेंड स्टेटमेंट। फिर बोल रहे हैं कि 4 महीने हो गए इसको, स्टेट की प्रीमियर जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी, 4 महीने हो चुके हैं। और एक व्यक्ति का कमीशन भी मद्रास हाई कोर्ट द्वारा बनाया गया है जो पैरेलली इंक्वायरी कर रहा है, फिर भी ये मिस्ट्री अभी तक अनरिजॉल्व है। तो आर हमारा थर्ड स्टेटमेंट है और क्यू हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है। ऑल्सो बोला है ना कि उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन करी, तो पहली इन्वेस्टिगेशन किसने करी, CBCID ने, और ऑल्सो करी एक 1 मैन कमीशन वाले ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी PSRQ इज करेक्ट। The North Atlantic Treaty Organization has almost double its borders with Russia। बोल रहे हैं नाटो फोर्सेस जो है उन्होंने रशिया के साथ में जो अपना बॉर्डर है वो विस्तार कर लिया है, लगभग डबल कर लिया है। With the addition of Finland as its 31st member in April 2023। अब कैसे हो गया है डबल, कि फिनलैंड आ गया 31st मेंबर बन गया अप्रैल 2023 को नाटो फोर्सेस का। स्वीडन विल बिकम अ मेंबर इवेंचुअली, अंततः स्वीडन भी मेंबर बन ही जाएगा वंस दी रैटिफिकेशन प्रोसेस गेट्स ओवर विच विल स्वेल। बोल रहे हैं कि एक बार रैटिफिकेशन प्रोसेस खत्म हो जाए। रैटिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को कंफर्म, ऑफिशियली कंफर्म करना, खास तौर पे वोटिंग के ज़रिए। ठीक है, तो वोटिंग के ज़रिए एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, जिससे क्या होएगा, विल स्वेल, और विस्तार होएगा किस चीज़ का। द एसेशन ऑफ फिनलैंड वॉज द फास्टेस्ट ऑन रिकॉर्ड, कि फिनलैंड जिस तरीके से आया है नाटो के अंदर, ये सबसे फास्टेस्ट हुआ है अभी तक के रिकॉर्ड्स के अनुसार। नाटोज टेरिटोरियल एक्सपेंस लाइक नेवर बिफोर, तो स्वेल करेगा नाटो के टेरिटोरियल एक्सपेंस को, यानी कि नाटो की टेरिटरीज को और ज़्यादा बढ़ा देगा जिससे पहले कभी नहीं हुआ उस तरीके से। एंड ऑल्सो मेड द बेल्टिक सी अ नाटो लेक, और इसके बाद बेल्टिक सी जो है वो भी नाटो लेक बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ये हो गया कि नाटो का जहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया, किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, पहले इंट्रोडक्शन क्या दिया गया, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो। तो पी हमारा फर्स्ट होगा स्टेटमेंट कि भाई फिनलैंड को इन्होंने मेंबर बना लिया अपना। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट होएगा कि अंततः स्वीडन भी इसका मेंबर बन जाएगा एक बार रैटिफिकेशन प्रोसेस ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब स्वीडन के मेंबर बनने से क्या होगा, नाटो की टेरिटरी जो है बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगी जैसे पहले कभी नहीं हुई, और बेल्टिक सी भी नाटो लेक का हिस्सा बन जाएगी। और जो फिनलैंड आया है इसके अंदर, फिनलैंड ने जो ज्वाइन करा है वो अभी तक का सबसे फास्टेस्ट रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, ये हो गया फोर्थ पॉइंट। तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है, पी से हमारा स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है। पी ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाता है और सी एलिमिनेट हो जाता है। पी के बाद में आता है क्यू, यहाँ पे पी के बाद में एस आ रहा है, PQSR, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कंट्रीज हैव स्टेप्ड अप एफर्ट्स टू अचीव हेल्थ एंड वेलबींग, देशों ने अपने प्रयास जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ा दिए हैं अपने अचीव हेल्थ पाने के लिए, वेलबींग, लोगों की सेहत का ध्यान रखने के लिए। एज द वर्ल्ड एंटर्स द 4th ईयर ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, जैसे ही दुनिया में चौथा साल चल क्या है कोविड-19 पेंडेमिक का, द सिचुएशन इज़ ग्रेजुअली इम्प्रूविंग, अब जो स्थिति है वो धीरे धीरे अच्छी हो रही है, बेहतर हो रही है। मोस्ट बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन लिफ्टेड, जितनी भी बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस थी वो अब हटा दी गई हैं। एंड ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस इज नाउ फोकस्ड ऑन अ पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी, और दुनिया भर की जो हेल्थ गवर्नेंसेस है, गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट का जो हेल्थ वाला डिपार्टमेंट है उसका मुख्य फोकस किसके ऊपर है कि पेंडेमिक के बाद जो रिकवरी है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। फॉर ऑल एंड फर्दर द रियलाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस तो रिकवरी फॉर ऑल एंड फर्दर मतलब कि सभी के लिए और आगे, द रियलाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, की जो यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनको हकीकत बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करना। हुज प्रोग्रेस वॉज इम्पैक्टेड बाय द पेंडेमिक, जिसकी जो प्रोग्रेस है, जिसकी जो गति है उसको भी पेंडेमिक की वजह से प्रभावित होना पड़ा था, प्रभावित हुआ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया कि दुनिया जैसे ही चौथे साल में एंटर करी। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट हो गया कि ज़्यादातर बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस हट चुकी हैं। थर्ड स्टेटमेंट हो गया कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने अपने प्रयास तेज़ कर लिए हैं हेल्थ और वेलबींग फॉर ऑल के लिए। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड और एस हो गया फोर्थ। तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है, QR, QP
यहाँ पे QR, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, QRPS, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एनी डैश दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज़ अ सैटेलाइट। कोई भी चीज़, कोई भी मशीन, कोई भी प्लैनेट जो किसी प्लैनेट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है वो सैटेलाइट कहलाता है। मदर अर्थ हैज़ अ नेचुरल सैटेलाइट इन द मून। हमारी धरती की भी एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम मून कहते हैं, चंदा मामा कहते हैं। द अर्थ इज सर्कल्ड बाय अ लॉट ऑफ मैन मेड और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अब क्योंकि धरती पर इंसान बसते हैं तो केवल एक नेचुरल सैटेलाइट नहीं है हमारे पास, बहुत सारे मैन मेड और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी हैं। In 1957, the Soviet Sputnik was the first to be dashed into space. तो लॉन्च किया जाता है स्पेस में या इस्टेब्लिश किया जाता है, तो 1957 में सोवियत यूनियन की स्पटनिक जो सैटेलाइट है वो पहली थी जिसको स्पेस में लॉन्च किया गया। There are currently a number of artificial satellites launched into space by various nations. अभी के दौर में बहुत सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो स्पेस में लॉन्च की गई हैं। अब देखो यहाँ पे लॉन्च लिखा है, दैट स्पेसिफिकली मीन कि यहाँ पे भी लॉन्च आएगा, ठीक है। These satellites make it possible for us to talk on phone. इन्हीं की वजह से हम आज फ़ोन पर बात कर सकते हैं। Watch television, predict the weather, map the various surfaces of the earth and learn more about the world in which we live. तो ये सारे काम हम किसकी वजह से कर सकते हैं? इन्हीं सैटेलाइट की वजह से। फ़ोन पे बात करना, टेलीविज़न देखना, वेदर की जानकारी रखना, प्रिडिक्ट करना, वेरियस अलग अलग सतहों को, अर्थ की अलग अलग सतहों को जांचना, फिर हमारी दुनिया जो है उसके बारे में और जांचना। इनफैक्ट आपको पता है जो कुछ जहाज़ जैसे हवाई जहाज़ मिस हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उनकी भी सैटेलाइट स्क्रीनिंग करके पता लगाया जाता है। समुद्र के अंदर सैटेलाइट स्क्रीनिंग करके पता लगाया जाता है कि कहीं पे मलबा मिल रहा है, राइट। तो ये भी हम काम सैटेलाइट की मदद से कर सकते हैं। हाउ डज अ सैटेलाइट गेट स्टार्टेड? अब एक सैटेलाइट की शुरुआत कैसे होती है? इट इज़ टिपिकली लॉन्च्ड इनटू स्पेस बाय मीन्स ऑफ अ रॉकेट। तो इसको स्पेस में लॉन्च किया जाता है एक रॉकेट के ज़रिए। आफ्टर असेंडिंग इनटू द थिनर एयर लेयर्स, अब धीरे धीरे जैसे जैसे एयर की पतली पतली लेयर से गुजरती है, अर्थ के ऊपर जाती है, द सैटेलाइट इज़ रिलीज फ्रॉम द रॉकेट, तो उसको रॉकेट से अलग कर दिया जाता है। फॉर अ सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च, एक सफल सैटेलाइट लॉन्च के लिए अ रॉकेट स्पीड इज़ केयरफुली कैलकुलेटेड एंड कंट्रोल। तो रॉकेट की स्पीड जो है वो बहुत बारीकी से कैलकुलेट की जाती है और उसको कंट्रोल किया जाता है। Every object in the space is pushed towards the Earth's center by gravity. अब पता है हमें गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, एप्पल गिरा था नीचे तो पता चला था कि भाई गुरुत्वाकर्षण नाम की चीज़ है, एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया? तो बोल रहे हैं कि स्पेस में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो धरती के केंद्र की तरफ खींचे जाते हैं ग्रेविटी की वजह से। The inertia of motion will propel the object into space if it has own velocity of motion. तो जो inertia of motion है वो क्या करेगा? प्रोपेल करेगा, चलाएगा किस चीज़ को? किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेस में अगर अगर उसकी खुद की वेलोसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। When the orbital velocity is exactly right, जब जो ऑर्बिट यानी कि घूमन की जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल सही होती है, these two opposing forces are balanced, causing the satellite to dash toward the earth while still hovering over its surface. जिससे क्या होता है, सैटेलाइट जो है अर्थ की तरफ झुकाव रखती है, अर्थ की तरफ स्थिर रहती है और स्पेस में घूमती रहती है। A satellite is said to be in geostationary orbit when it completes one revolution around the Earth in 24-hour period. अब जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होती हैं या जी स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होती हैं? जो स्थिर रहती हैं, यानी कि जैसे धरती 24 घंटे के अंदर अपना एक चक्कर लगाती है, घूमन करती है अपनी धुरी पर, तो वो सैटेलाइट भी धरती के इर्द गिर्द 24 घंटे के अंदर एक चक्कर लगाती है। दैट मीन्स अगर वो हमारी धरती के ए पॉइंट से लॉन्च करी गई है तो वो ओवर द टाइम जैसे जैसे ए पॉइंट घूमेगा वो भी साथ में ए पॉइंट के साथ साथ में घूमेगी, यानी कि वो ए पॉइंट के साथ में स्टेबल रहेगी। इट डजेंट चेंज व्हेन कंपेयर टू अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। बोल रहे कभी चेंज नहीं होता, अगर हम इसे धरती में किसी एक पॉइंट से कंपेयर करें तो ये कभी चेंज नहीं होती। ऐसी सैटेलाइट्स को क्या बोलते हैं? जी स्टेशनरी सैटेलाइट्स।
These orbits are typically used by satellites for communication and weather. तो ये ऑर्बिट्स किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? वेदर की जानकारी के लिए, सैटेलाइट्स कम्युनिकेट करने के लिए इन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है. The camera on the weather satellites takes pictures and sends them back to Earth. अब जो कैमरा लगा होता है वेदर सैटेलाइट्स के ऊपर, वो पिक्चर्स खींचता है और उसको धरती पर वापस भेज देता है. These are helping aid in weather forecasting. ये मदद करते हैं वेदर को फोरकास्ट करने में. Radio receivers and amplifiers on communication satellites can dash waves back at a frequency that is different from the one the satellite received. बोल रहे हैं कि जो रेडियो रिसीवर होते हैं और एम्पलीफायर होते हैं किस पे, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स पे, वो क्या कर सकते हैं? डैश बैक, वेव्स बैक, यानी कि वेव्स को वापस सेंड कर सकते हैं और इतनी फ्रीक्वेंसी पे कर सकते हैं जो कि दूसरे फ्रॉम द वन सैटेलाइट, जो सैटेलाइट पे फ्रीक्वेंसी पे मैसेज आया था उस फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट होगी, ठीक है, अलग होगी. एनी डैश दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट. तो अ पीस, एनी पीस दैट रिवॉल्व्स, अ बीइंग, कोई व्यक्ति रिवॉल्व कर रहा है. बॉडी, बॉडी मतलब कोई जीवित प्राणियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना बॉडी, तो कोई ऐसा व्यक्ति, कोई जीवित प्राणी वहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है. ऑब्जेक्ट, कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग जो रिवॉल्व कर रही है किसी प्लैनेट के इर्द गिर्द. अब मून कोई लिविंग थिंग थोड़ी, सैटेलाइट्स कोई लिविंग थिंग थोड़ी है. सो ऑप्शन डी, ऑब्जेक्ट इज करेक्ट. The Soviet Sputnik was the first to be lobed. Lobed मतलब धीरे से फेंकना. Launched मतलब अंतरिक्ष में प्रेषित करना. Floated मतलब हवा में उड़ना. और tossed मतलब फेंकना. तो यहाँ पे ऑप्शन बी, launched is correct. When the orbital velocity is exactly right, these two opposing forces are balanced, causing the satellite to dash toward the Earth. तो क्या करते हैं सैटेलाइट को? माइग्रेट. माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करना. मूव मतलब मुड़ना, जाना, दूसरे स्थान पर जाना. स्टिर मतलब हिलाना. जंप मतलब कूदना. तो उसको मूव करने के लिए मजबूर करते हैं ना कि अर्थ की तरफ वो मूव करे. ऑप्शन बी इज करेक्ट. Radio receivers and amplifiers on communication satellites can dash waves back at a frequency that is different from the one the satellite received. Locate waves back. Send, तो वो वापस सेंड करती है ना, तो send the waves back. ऑप्शन बी इज करेक्ट. You snooze you lose. इसका हमें मीनिंग बताना है. इडियम गिवन है. इसका मतलब है कि अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे, ठीक है. सो जैसे कि आपका अलार्म बजा, आपने उसको स्नूज कर दिया, दैट मीन्स आप फिर से सो जाएंगे और आप फिर उठने वाले नहीं हैं. If you oversleep, you are likely to lose a job. Incorrect. Laziness is not good. You may lose your money if snoozing is not stopped. If you are not alert, you are likely to miss the opportunity. Option D is correct. Stories of dolphins saving human lives dash throughout the history. तो हमें बताई जाती हैं. स्टोरीज हैं तो ज़्यादा हैं तो हैव आएगा. हैव बीन सेड, हैव बीन टोल्ड, कही गई या बताई जाती हैं. सो ऑप्शन डी, हैव बीन टोल्ड इज करेक्ट. एक्सटिंक्ट. एक्सटिंक्ट मतलब जो विलुप्त हो चुका हो. तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? वाइब्रेंट. वाइब्रेंट का मतलब होता है जीवंत. वैनिश्ड मतलब विलुप्त. एक्टिव मतलब बहुत एनर्जेटिक, सक्रिय. लिविंग मतलब जीवित. तो ऑप्शन बी, वैनिश्ड इज करेक्ट. ग्लोरीफाई. ग्लोरीफाई मतलब किसी चीज़ का गुण गाना, किसी चीज़ की प्रशंसा करना. तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई मतलब सिंपल कर देना, सरल कर देना. स्टूपिफाई मतलब चौंका देना. प्रेज मतलब प्रशंसा करना. स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करना. तो ऑप्शन सी, प्रेज इज करेक्ट. इट वॉज अ हेक्टिक डे फॉर सुजान विद अ लॉट ऑफ परचेज. अच्छा, यहाँ पे हमें जो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है वो चूज़ करना है. तो इट वॉज अ हेक्टिक डे फॉर सुजैन विद अ लॉट ऑफ परचेजेस एंड अ कपल ऑफ मीटिंग. तो करेक्ट है कि उसके लिए बहुत हेक्टिक डे था, उनको बहुत सारी चीज़ें खरीदनी थी और बहुत सारी उनकी मीटिंग्स थी. इट वॉज अ हेक्टिक डे फॉर सुजैन विद अ लॉट ऑफ परचेज. लॉट ऑफ परचेज की बजाय क्या होता है? परचेजेज एंड कपल ऑफ मीटिंग्स. हेक्टिक डे फॉर सुजैन विद अ लॉट ऑफ परचेज एंड एन कपल ऑफ मीटिंग्स के साथ में एन नहीं आएगा, ठीक है. और परचेज भी इनकरेक्ट है. परचेज
एंड द कपल ऑफ मीटिंग्स नहीं होता, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ये था हमारा पैसेज, ये था हमारा आर्टिकल। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। कंटेंट पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।